इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट के बारे में ज़रा-सा सोचते हैं, ज़रा-सा देखते हैं कि कौन से फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स हम बाय कर सकते हैं, कौन से फार्मा के स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ सालों के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों 10 कंपनीज़ है, उसमें से 50% का मार्केट शेयर है दोस्तों किसके पास है? गेस कीजिए सन फार्मा इंडस्ट्रीज़ के पास 50% का मार्केट शेयर है दोस्तों इंडियन मार्केट में, इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट में और ये कंपनी मार्केट की लीडर है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो 15% का मार्केट शेयर है, वो आता है सन फार्मा के पास और डिविस लैब जो है, डिविस लैब डॉक्टर रेड्डी सिप्ला इनके पास 10-10% का मार्केट शेयर चला जाता है दोस्तों। तो ये तो क्लियर है दोस्तों कि इंडियन फार्मा का जो लीडर है या फिर इंडियन फार्मा को जो लीड कर रहा है वो है दोस्तों सन फार्मा। और यहाँ पर द इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट एक्सपेक्टेड और कंटिन्यू टू ग्रो बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो क्रोनिक डिसीजेज बढ़ने वाली है, जैसे कि कैंसर हो गया, फिर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, डायबिटीज, ये सारी चीजें बढ़ने वाली है। जब तक इंसान इस धरती पे है ऑफकोर्स ये सारी चीजें तो होनी वाली है। इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ जेनेरिक ड्रग्स, ग्रोइंग नंबर ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें दोस्तों मार्केट को ड्राइव कर रही है, इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट को। थोड़ा आज पर अब मार्केट का लीडर कौन है? सन फार्मा। तो सन फार्मा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके फाइनेंशियल्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर डिविज लैब पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसमें अब क्या बताना है, ये तो मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपिंग और मार्केटिंग करते हैं वाइड रेंज ऑफ ब्रांडेड एंड जेनरिक फॉर्मुलेशंस, एपीआई जो होता है एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, उनका भी ये मैन्युफैक्चरिंग करता है। इनके बहुत सारे सब्सिडरीज है और इट इज़ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब थोड़ा सा प्रोडक्ट का ऑफरिंग देख लेते हैं कि द कंपनी प्रोड्यूसर कॉम्प्रेसिव डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ जेनरिक एंड स्पेशलिटी मेडिसिन। ठीक है, एपीआईज मैंने पहले ही बता दिया कि एपीआईज वगैरह स्प्रेज, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, इंजेक्टेबल्स, लिक्विड्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सारी चीज़ें कंपनी बनाती है। इंडियन ब्रांडेड जेनरिक्स इन्हें 31% का रेवेन्यू आता है जो जेनरिक मेडिसिन ये बनाती है। द कंपनी इज द लार्जेस्ट फार्मा कंपनी इन इंडिया, 8.2 परसेंट ऑफ मार्केट शेयर। तो वो FY21 में था, अभी 15% का मार्केट शेयर कंपनी ने गेन कर लिया है। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग ब्रांडेड पोजीशन विद 28 ब्रांड्स, 300 फार्मा ब्रांड्स इन द कंट्री। इट हैज आल्सो मतलब 300 फार्मास्यूटिकल ब्रांड है। लो प्रोडक्शन कंसंट्रेशन है, 10 ब्रांड्स कंट्रीब्यूटिंग 20% ऑफ इट्स इंडियन रेवेन्यू। तो समझ सकते हैं आप कि 10 जो ब्रांड है 300 में से वो 20% का रेवेन्यू लेके आ रहे हैं। सेल्स ग्रोथ काफ़ी तगड़ी है दोस्तों कंपनी की। यहाँ पर 11,000 लोगों की इनकी सेल्स टीम है खुद की। तो आप सोच सकते हो कि सेल्स कितनी ज़बरदस्त तगड़ी होती होगी। यूएस से इनको 30% का रेवेन्यू आता है। इमर्जिंग मार्केट जो डेवलपिंग कंट्रीज है, इंडिया हो गया, फिर बाकी ये हो गया सारे चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रशिया, मैक्सिको, इनसे 18% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। यूएसए से सबसे तगड़ा यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यूएसए में डिमांड भी इंडियन फार्मा की ज़्यादा है। फार्मास्यूटिकल जो भी वहाँ पे एक तो जो लोग हैं वो उनको क्रोनिक डिसीजेस काफ़ी ज़्यादा होती है, कैंसर, बर्गर फ्राइज खा के या फिर ज़्यादा सिगरेट पी के कैंसर होता है, डायबिटीज़ के इश्यूज़ होते हैं इनको, हाइपर इनको क्या बोलते हैं, एक तरीके से ओवर वेट होते हैं ये लोग। तो ये तो सारी चीज़ें यूएस में मेडिसिन की काफ़ी हम कह सकते हैं कि ये डिमांड काफ़ी ज़्यादा रही है और वो कंपनी को फायदा भी हो रहा है, सेल्स भी कंपनी के यूएस से ही ज़्यादा आ रही है। द कंपनी इज अमंग द लीडिंग इंडियन फार्मा कंपनीज ऑपरेटिंग इन वेस्टर्न यूरोप, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें भी इनका प्रेजेंस है, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, हंगेरी, ये सारे यहाँ पर कंट्रीज में। जापान में भी 14 इस्टेब्लिश जापानीज ब्रांड्स इनके कंपनी के पास। एपीआई बिजनेस के लिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स अक्रॉस वेरियस कंट्रीज। तो ये है दोस्तों, ड्रग मास्टर फाइल भी इन्होंने कर लिया है। द बिजनेस इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टू कंपनी एज इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड फॉर्मुलेशन बिजनेसेस। इंटरनेशनल प्रेजेंस हमने डिस्कस कर लिया। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा कंपनी के पास, पोजीशन R&D भी कंपनी करती है। 2600 एम्प्लॉइज इनकी R&D में है ग्लोबली, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओवर द डिकेड इट हैज स्पेंट 17,000 करोड़, इसलिए कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ रहा है क्योंकि 17,000 करोड़ इन्होंने खर्च किया R&D पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कंपनी एक्जैक्टली कर क्या रही है। बाकी मार्केट कैप की सबसे लार्ज कैप कंपनी है, 2,37,882 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1,000 रुपये के आसपास चल रही है। हाई लगाया था इसने 1,000 रुपये के आसपास, लो लगाया था 822 पे। पी यहाँ पर 27 है, तो थोड़ा सा वैल्यूएशन कम है दोस्तों, काफ़ी अच्छी बात है। डिविडेंड यील्ड 1.1% की, ज़्यादा डिविडेंड आपको मिलेगा नहीं। कंपनी R&D में ही इतना खर्चा कर रही है तो ऑब्वियसली आपको क्या ही डिविडेंड देगी। ROC ROE काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है मुझे, ज़्यादा खराब नहीं है। डेट इसके ऊपर थोड़ा सा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है तो डेट लेना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशो कम है लेकिन 0.12, ये काफ़ी अच्छी बात रही है, मुझे ये काफ़ी अच्छी बात लगी है। 5 सालों की सेल्स ग्रोथ देखें तो 10% की है, जो CAGR टर्म में बात कर रहा हूँ। सेल्स ग्रोथ अगर 3 सालों की देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10% की है। प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, 5 और 3 सालों की 28-29% तक एवरेजली रही है। मैक्सिमम थोड़ा सा चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ी हेवी गिरावट हुई थी, क्यों हुई थी, किस वजह से हुई थी, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन कंटिन्यूसली स्टॉक ऊपर गया था, फिर भारी गिरावट और अभी भी स्टॉक उसी लेवल पे है, ओवर रेजिस्टेंस है, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश होगी लेकिन यहाँ से लगता है घूम गया है नीचे, तो थोड़ा सा वेट करना होगा इन्वेस्टर्स को। पी रेशो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अभी जो वैल्यूएशन है कंपनी की वो लोएस्ट साइड पे है थोड़ी सी, आप देख सकते हैं ये एवरेज वैल्यूएशन के कंपनी काम कर रही है। यहाँ पे थी हाईएस्ट वैल्यूएशन और यहाँ पे है लोएस्ट वैल्यूएशन। लोएस्ट वैल्यूएशन पे कंपनी काम कर रही है। ईपीएस कंटिन्यूसली कंपनी का बड़ा है, बीच में थोड़ा सा गिरा था लेकिन ईपीएस में काफी अच्छी बढ़ोतरी आई है। पुअर सेल्स रेवेन्यू बोल रहे हैं 10.6% से 5 सालों में। टैक्स रेट सिम्स लो, वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज वगैरह वगैरह, ठीक है, ये छोटी मोटी चीजें चलती रहती है। इनके कॉम्पिटिटर्स कौन है दोस्तों? डॉक्टर रेड्डी सिप्ला है, मैंने जैसे बात की, सबसे ज्यादा अगर किसी के पास मार्केट शेयर है तो सन फार्मा के पास है, ये आपको समझ में आना होगा।
डिवीज लैब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सन फार्मा लेना है, डिवीज लैब लेना है, वो भी हम बता देंगे इस वीडियो में। मार्च 2020 में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 1363 करोड़ रुपीस का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च 2021 में वो 2000 करोड़ के आसपास चला जाता है, फिर वो चला जाता है 2022 में 2340 और फिर वो चला जाता है 2802। तो आपको क्वार्टरली थोड़ा सा ग्रोथ तो है, लेकिन इतनी ज्यादा आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसके कंसिस्टेंट रहे, ऑब्वियसली बड़े हैं, 17% से अब 26% तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट चल रहा है। नेट प्रॉफिट यहाँ पर लॉस में यहाँ पर क्वार्टर बुक किया था, आप देख सकते हो -2426 करोड़ का, क्योंकि जो टैक्स था इनको काफी देना पड़ा था उस क्वार्टर में। बाकी उसके बाद तो कहीं पे माइनस का निकाल नहीं दिया। मार्च 2012 से अगर हम देखेंगे दोस्तों तो नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का, आप देख सकते हैं नीचे नेट प्रॉफिट 3042 करोड़ का था, फिर 3400 हुआ, फिर 3800, फिर 5400, फिर 5600, फिर 7000 हुआ और अचानक से यहाँ पर प्रॉफिट ड्रॉप हो गए थे और इसी की वजह से जो है स्टॉक में गिरावट आई थी बीच में। इसलिए मैं बोल रहा था यहाँ पर गिरावट बहुत ज्यादा आई थी क्योंकि एसेट के डिप्रिसिएशन हुए थे, यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट इनको करना पड़ा था बहुत ज्यादा, टैक्स कंपनी को भरना पड़ा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिरावट आई थी क्योंकि यहाँ पर डिमांड यहाँ पर फॉल हुई थी। तो यहाँ पर 2020 जैसे कोविड आता है, इनके प्रॉफिट जम कर जाता है, नेट प्रॉफिट भी जम कर जाते हैं। मार्च 2023 में मार्च 2022 में 3000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, आज मार्च 2023 में 8513 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आपको नॉर्मल मिलेगी, ज्यादा इसमें कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आपको मिलेगी नहीं। स्टॉक प्राइस का सीएजीआर भी आप देखोगे 10 सालों में 7% का बढ़ा है, तो इतना ज्यादा आपको ग्रोथ यहाँ पर नहीं मिलेगी। कंपनी मुझे ठीक लगती है, कंपनी में खराबी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से स्टॉक का बिहेवियर रहा है दोस्तों डिवीज लैब के हिसाब से, इसमें थोड़ी सी गिरावट है। कायो प्रोमोटर के होल्डिंग की अगर बात करें तो दोस्तों इनके प्रोमोटर है शांघवी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, 54% की प्रोमोटर होल्डिंग थी जून 2020 में, और वो होल्डिंग अभी जो है वो 54% की है, तो होल्डिंग में कोई इशू हुआ नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट 60% की है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट 90% की है, तो दोनों भी मार्केट रिलेटेड कंपनी है, इसलिए दोनों भी इन्वेस्टेड है। पब्लिक यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं है, पब्लिक ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ये हो गया दोस्तों सन फार्मा के बारे में। हम थोड़ा सा डिवीज लैब के बारे में डिस्कस करेंगे। आई थिंक हम डिवीज लैब के बारे में थोड़ा सा नॉर्मल डिस्कस कर लेते हैं कि इसका मार्केट प्राइस, डेट टू इक्विटी रेशो कुछ है ही नहीं कंपनी का, काफ़ी अच्छी बात है। कंटिन्यूसली यहाँ पर स्टॉक ऊपर गया था और अभी नीचे आया है, क्योंकि रेटिंग होनी थी तो वो तो चलो पॉसिबल है। क्या अभी इन्वेस्टेड है करना चाहिए वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी पी रेशो अभी भी फिलहाल हायर साइड पे है, मुझे लगता नहीं है यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे कंपनी अच्छी है, वैसे आपकी मर्जी हो सकती है यहाँ पर। दोस्तों ये है दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट 440, यहाँ से मार्च 2012 से देख लेते हैं। 691 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था और वो अब यहाँ पर पहुंच चुका है ऑलमोस्ट 2368 करोड़ का। 600 करोड़ से ये डबल होता है, कब होता है ये डबल? यहाँ पे होता है मार्च 2015 में, ठीक है, मतलब 2012 से 2015, मतलब हर 3 साल में कंपनी प्रॉफिट डबल कर दे रही है। लेकिन यहाँ पे मार्च 2021 में इसका डबल होता है, आप अगर देखोगे मार्च 2015 से लेके मार्च 2020 में ये डबल हो गया था। तो ये है दोस्तों कंपनी का। यहाँ पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होता है, R&D बहुत करना पड़ता है, काफ़ी सारे गवर्नमेंट से पेटेंट लेने पड़ते हैं मेडिसिन के लिए। तो ये कंपनी, ये जो मार्केट है ये थोड़ा सा कंसोलिडेटेड मार्केट होता है। कोई एक साइकिल होती है इस मार्केट की, जैसे ही साइकिल होती है वहाँ पे स्टॉक्स सारे चलने पड़ते हैं और जैसे साइकिल खत्म होती है स्टॉक्स वहाँ पर गिरने लगते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो डिवीज लैब में इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि इसके प्रोमोटर भी काफ़ी तगड़े हैं। आप देख सकते हैं आप नीचे प्रोमोटर की होल्डिंग 15% के, डोमेस्टिक्स और DIS दोनों भी अच्छे इन्वेस्टेड है। डिवीज लैब भी मार्केट लीडर है और सन फार्मा भी मार्केट लीडर है, लेकिन सन फार्मा के पास मार्केट शेयर थोड़ा सा ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।